हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है स्टोलन आइडेंटिटी। ये मूवी साइबर क्राइम पर बेस्ड है जिसे साल 2018 में जापान में रिलीज किया गया था और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम तोमिता को एक टैक्सी के अंदर देख पाते हैं। इधर तोमिता अपनी गर्लफ्रेंड असामी को शाम को मिलने के लिए मैसेज करता है। असामी भी तोमिता को हाँ में रिप्लाई करती है, जिसके बाद तोमिता खुश हो जाता है। तोमिता देखता है कि बाहर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, इसलिए तोमिता ड्राइवर को पैसे देकर बीच रास्ते में ही निकल जाता है। तोमिता आज जल्दी में था क्योंकि आज उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तोमिता टैक्सी से निकलकर स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ट्रेन किसी खराबी के कारण नहीं आ पाई है। तभी तोमिता को रियलाइज होता है कि उसने अपना फोन टैक्सी में ही छोड़ दिया है, लेकिन अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि टैक्सी तो कब की जा चुकी थी। तोमिता पास के ही टेलीफोन बूथ से अपनी कंपनी के एक कलीग को कॉल करता है, लेकिन वो कलीग उसका कॉल काट देता है, जिसके बाद तोमिता भागते हुए अपने ऑफिस में पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ असामी तोमिता को कॉल करती है, लेकिन यहाँ कॉल कोई अनजान आदमी उठाता है। वो अनजान आदमी बताता है कि ये फोन उसको टैक्सी के अंदर मिला था। तो असामी उस अनजान आदमी से उसका पता पूछती है, जिसके बाद सीन सीधा तोमिता पर आता है, जिसकी आज की मीटिंग फाइनल हो गई थी। इसके बाद तोमिता अपना ईमेल चेक करता है। यहाँ असामी ने तोमिता को एक ईमेल भेजा हुआ था जिसमें लिखा था कि असामी को पता चल गया है कि उसका फोन खो गया है और जिस आदमी को तोमिता का फोन मिला है उसने वो फोन योकोहामा कैफे के स्टाफ को दे दिया है और असामी उसी कैफे में तोमिता का फोन लेने जा रही है। तोमिता यहाँ कहता है कि वो वाकई आज बहुत लकी है, जो कि उसकी डील भी फाइनल हो गई और उसका फोन भी उसे आसानी से मिल गया। अब तोमिता अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कोयानागी और मोरिशिता मिलती हैं। इधर कोयानागी तोमिता को उसके आज के डेट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि असामी पहले इनकी कंपनी में एज अ टेम्पररी वर्कर काम कर चुकी है। कोयानागी के जाने के बाद मोरिशिता तोमिता को बताता है कि कोयानागी की असामी पर नजर थी। ये सुन तोमिता शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तोमिता और असामी को प्लेनेटेरियम में देख पाते हैं। इधर तोमिता असामी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन असामी ये सुनकर तोमिता की तरफ स्माइल करती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम असामी को उसकी दोस्त कनाको के साथ देख पाते हैं। इधर कनाको असामी से कहती है कि जब तुम तोमिता से प्यार करती हो तो तुमने तोमिता को हाँ क्यों नहीं बोला। असामी बताती है कि असल में 10 साल पहले जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, तब से उसकी स्टेप मॉम ने उससे मिलना बंद कर दिया और अब शायद उसकी स्टेप मॉम उसे मिलना भी नहीं चाहेगी और ना ही वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी। इसे सुन कनाको कहती है कि तुम्हें अपनी पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी कनाको को एक नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट बैंड का शो कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन इसकी टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कनाको असामी को उस टिकट के लिए तोमिता से बात करने को कहती है, क्योंकि तोमिता बहुत लोगों को जानता है और वो शायद इस टिकट का इंतजाम भी करवा सकता है। ये सुन असामी मान जाती है। इसके कुछ दिनों बाद अब हम तोमिता और असामी को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं। यहाँ पर तोमिता कनाको के फेवरेट बैंड का टिकट असामी को देता है। असामी तोमिता से पूछती है कि तुमने इस टिकट का इंतजाम कैसे किया। तोमिता बताता है कि असल में कुछ दिनों पहले ही उसके एक दोस्त ने उसे सोशल बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इत्तेफाक से मेरा वो दोस्त जो लोग इस शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसी की टीम में काम करता है। उसने मुझे बताया कि 2 लोगों ने शो की टिकट कैंसिल कर दी है, इसलिए मैंने उसी टाइम तुरंत अपने फोन से उस शो की 2 टिकट ऑनलाइन खरीद ली। ये सुन असामी बहुत खुश होती है। यहाँ तोमिता बताता है कि उसने अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल किया है, जिससे अगर उसका फोन कहीं गुम भी हो जाता है तो वो उस जगह की लोकेशन से अपने फोन को ढूंढ सकता है। यहाँ पर तोमिता असामी के फोन में भी वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए उसका फोन मांगता है, तो असामी अपना फोन दे देती है। तोमिता असामी से उसका पासवर्ड क्या डालना है ये पूछता है, तो असामी अपने नाम के आगे अपना डेट ऑफ बर्थ की डिजिट पासवर्ड में डालने को कहती है। इसके बाद तोमिता असामी से उस दिन के प्रपोजल के बारे में पूछता है, क्योंकि असामी ने प्रपोजल के टाइम में तोमिता को कोई जवाब नहीं दिया था। तो असामी कहती है कि उसका जवाब हाँ है, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा समय चाहिए। तो ये सुन तोमिता असामी की बातों को मान जाता है और खाना खाने लगता है। तभी असामी चुपके से तोमिता की फोटो खींच लेती है। इसके बाद अब सीन सीधा एक अनजान आदमी की तरफ आता है। असल में ये आदमी एक हैकर है। हम इधर देख पाते हैं कि इस आदमी ने तोमिता के फोन का लोकेशन ट्रैक कर रखा था।
तभी कहानी 10 दिन पीछे जाती है और ये वही दिन था जब तोमिता का फोन गुम हो गया था और आसामी तोमिता को कॉल कर रही थी। हम देख पाते हैं कि उस दिन जिस आदमी ने कॉल उठाया था वो यही हैकर था और इसी ने आवाज बदलकर आसामी से बात की थी। यहाँ ये हैकर तोमिता का पासवर्ड पता लगाने के लिए आसामी की आईडी सोशल बुक पर ढूंढता है और उसे यहाँ आसामी की आईडी मिल जाती है। आसामी ने तोमिता के बर्थडे पर एक पोस्ट डाला था और इसी से हैकर को तोमिता का बर्थ डेट पता चलता है। असल में तोमिता ने अपने बर्थ डेट का ही पिन अपने फोन में सेट किया था। फोन खुलने के बाद वो हैकर तोमिता की गैलरी में फोटो चेक करने लगता है और इसमें उस हैकर को आसामी की कई सारी फोटोज मिलती हैं। इन्हीं एक फोटो में हम आसामी के पीठ पर 3 तिल देख पाती हैं, जिसे हैकर भी नोटिस करता है और अब वो हैकर तोमिता के फोन का सारा डाटा अपने लैपटॉप में डाल देता है और तोमिता का फोन हाईजैक कर लेता है। इसके बाद वो इस फोन को कैफे के स्टाफ के पास छोड़ देता है और जब आसामी कैफे में वो फोन लेने आती है तब हम देख पाते हैं कि हैकर चुपके से आसामी का वीडियो बना रहा था और उसके मॉनिटर पर बस आसामी की फोटो भरी हुई थी। अब प्रेजेंट में हम एक जंगल के अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देख पाते हैं। असल में इन्हें यहाँ एक लाश मिलती है। इधर एक इंस्पेक्टर डिटेक्टिव बुशी जिमा को एक लेडी से मिलवाता है और बताता है कि इन्होंने ही आज सुबह जंगल में इस बॉडी को देखा था और कॉल करके हमें इन्फॉर्म किया था। आगे वो इंस्पेक्टर बताता है कि बॉडी को दफनाया तो अच्छे से गया था, लेकिन शायद जंगली जानवरों ने जमीन को खोदा होगा जिससे बॉडी ऊपर आ गई। बुसुजिमा उस बॉडी को देखता है और पूछता है कि मरने का कारण क्या था। वो इंस्पेक्टर बताता है कि बॉडी में बहुत सारे चाकू से वार किए गए थे जिससे इस लड़की की मौत हो गई। यहाँ बुसुजिमा उस लड़की के सर को नोटिस करता है। असल में उस लड़की के सर के एक हिस्से से बाल गायब थे। तभी एक और इंस्पेक्टर आकर बताता है कि हमें एक और बॉडी मिली है और जल्दी से ये लोग उस बॉडी को देखने जाते हैं। देखते ही से ऐसा लग रहा था कि दोनों का ही कत्ल एक ही इंसान ने किया है। तभी एक डिटेक्टिव की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि एक लीच से डर के चिल्ला रहा था। इस डिटेक्टिव का नाम रुकी है और ये थोड़ा सेंसिटिव नेचर का इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस ऑफिसर की मीटिंग देख पाते हैं। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि आज सुबह उस जंगल में इन्हें 2 नहीं बल्कि 5 बॉडीज मिली थी और सबको बुरी तरह से चाकू से स्टैब करके मारा गया था। साथ ही में सर के हिस्सों से कुछ बाल गायब थे और सभी की एज 18 से 30 के बीच की थी। इनका चीफ इन सभी को इस साइकोपाथ को कैसे भी पकड़ने को कहते हैं। मीटिंग डिसमिस होने के बाद डिटेक्टिव रुकी बुसुजिमा से मिलता है और अब ये दोनों एक साथ काम करने वाले थे। इधर हमें पता चलता है कि रुकी पहले आईटी डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर हुआ करता था, बट उसका हमेशा से मन डिटेक्टिव बनने का था, इसलिए उसने पुलिस ज्वाइन किया है। यहाँ रुकी बताता है कि विक्टिम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मर्डरर एक ट्रॉमाटाइज बंदा है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में वो मर्डर कर रहा है। साथ ही में सारे विक्टिम्स के बाल लंबे और काले हैं, मतलब वो उन लेडीज का शिकार करता है जिनके बाल लंबे और काले हैं। इसे सुन बुसुजिमा रॉकी से इम्प्रेस होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कनाको और आसामी को लंच करता हुआ देख पाते हैं। इधर कनाको अपने लंच की पिक सोशल बुक में अपलोड करती है और आसामी से कहती है कि क्या मैं हम दोनों की पिक सोशल बुक में डाल सकती हूँ, तो आसामी पूछती है क्यों। कनाको कहती है कि तुम तकई को तो जानती ही होगी, असल में वो तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ा करता था और तुम्हारा सीनियर था, लेकिन अब वो एक ट्रेडर है। तकई का नाम सुनते ही आसामी का चेहरा उतर जाता है। आगे कनाको बताती है कि वो एक पार्टी में तकई से मिली थी, तब तकई अपने एक कलीग यामाशीता के साथ था और मुझे लगता है कि यामाशीता मुझे लाइक करता है और मैं भी यामाशीता को लाइक करती हूँ, लेकिन तुम्हें जैसा कि पता है कि मैं हमेशा खाने की फोटो डालती रहती हूँ, तो मुझे डर है कहीं यामाशीता को ये ना लगे कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, इसलिए मैं हम दोनों की एक पिक डालना चाहती हूँ। तो ये सुन आसामी कहती है ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत प्यारी है। इधर हमें पता चलता है कि आसामी एक एंटी सोशल पर्सन है और वो ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहती। ये सुन कनाको कहती है क्या तुम्हारी सोशल बुक में कोई आईडी है, तो आसामी बताती है कि हाँ उसकी एक आईडी है, बट वो उसे यूज नहीं करती। ये सुन कनाको आसामी को अपनी आईडी खोलने को कहती है। आसामी ऐसा ही करती है, जिसके बाद कनाको आसामी की आईडी में उनके लंच की पिक पोस्ट कर देती है। पिक पोस्ट करती ही आसामी को बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आने लगती है, जिसमें से एक तोबे नाम के बंदे की भी रिक्वेस्ट होती है जो कि साइबर क्राइम को संभालता है। आसामी तोबे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी आसामी को तकई का रिक्वेस्ट आता है, जिसे देख कनाको को पता चल जाता है कि आसामी तकई को जानती है, लेकिन आसामी तकई की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अब सीन सीधा हैकर की तरफ आता है जो कि आसामी और तोमिता के चैट्स पढ़ रहा था। इसे पढ़ने के बाद गुस्से में वो हैकर बहुत सारे एलईडी टीवीज और कीमती सामान को ऑर्डर कर देता है, और क्योंकि हैकर ने तोमिता का फोन हैक कर रखा था, तो जब तोमिता ने कनाको के टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम अपने कार्ड के डिटेल्स भरे थे, तो वो डिटेल्स हैकर के पास आ गए थे और इसलिए हैकर इन सामानों की पेमेंट तोमिता के कार्ड से कर देता है।
इसके बाद सीन सीधा ओनो की तरफ आता है, जो कि अपनी गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी डिटेक्टिव बुशुजिमा आकर ओनो को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। ये देखते ही ओनो भागने लगता है, लेकिन रॉकी ओनो को पकड़ लेता है। जिसके बाद बुशुजिमा कहता है कि हमें 5 लड़कियों की लाश तांजावा पहाड़ी में मिले हैं और करीब 3 साल पहले तुमने एक लड़की का रेप कर उसे वहाँ दफना दिया था। तो ये सुन ओनो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर रॉकी ओनो से उसके फोन का पासवर्ड पूछता है, लेकिन ओनो वो पिन नहीं बताता। तभी रोको ओनो की गाड़ी को देखता है और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट पिन में डालता है, जिसके बाद ओनो का फोन खुल जाता है। रॉकी कहता है कि तुम एक रेसर हो और इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारी गाड़ी का नंबर होगा। ओनो के फोन के अंदर उसे कई सारे लोगों की डिटेल्स मिलती हैं, जिसके बाद हम रॉकी को पुलिस स्टेशन के अंदर ओनो के लैपटॉप को खुलता हुआ देख पाती हैं। इधर रॉकी को इस लैपटॉप में बहुत सारे लोगों के चैट्स मिलते हैं। रॉकी बताता है कि ये जरूर ओनो के कस्टमर होंगे जो कि ओनो से सामान खरीदते होंगे और ओनो उन्हें सस्ते में महंगे सामान बेचता होगा। बुशुजिमा पूछता है कि इससे ओनो का क्या फायदा होता होगा, उसे तो बस इससे नुकसान ही होता होगा। तो रॉकी बताता है नहीं, बल्कि कोई भी साइबर क्राइम करने से पहले ऐसे लोग अपने कस्टमर को सस्ते सामान बेचकर उनका दिल जीतते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ओनो जैसे लोग अपने कस्टमर को एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें सामान बहुत ही कम दामों में मिलता है और पेमेंट को अपने कार्ड से करने को कहती हैं। पर असल में जैसे ही कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम अपनी कार्ड की डिटेल्स डालता है, वैसे ही ओनो जैसे लोगों के पास उनकी कार्ड की डिटेल्स पहुंच जाती हैं और फिर ये लोग अपने कस्टमर के पैसे से बहुत सारे महंगे सामानों को खरीदते हैं, जिससे इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो ये सुन बुशुजिमा कहता है कि इसका मतलब ओनो किलर नहीं हो सकता। तो रॉकी कहता है कि ओनो की हिस्ट्री को देखकर मुझे लगता है कि वो सिर्फ लोगों को लूटता है, ना कि मर्डर करता है। इसके बाद अब सीन सीधा टोमिता पर आता है, जो कि अपने बैंक को कंप्लेन करके बताता है कि उसने इतने सारे पैसे नहीं निकाले। कॉल कट हो जाने के बाद असामी पूछती है क्या हुआ। टोमिता बताता है कि असल में मेरे खाते से 5 लाख येन का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए मैंने कंपनी को मेरा कार्ड बंद करने की कंप्लेन की है। ये सब सुन असामी चौंक जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम असामी को बस में देख पाती हैं। इधर असामी को कोयानागी मैसेज करता है और बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना कलीग हूँ, तो मैं तुम्हें याद ही हूँगा। फ्लैशबैक में हम असामी को कोयानागी के साथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बात करता देख पाती हैं। फिर प्रेजेंट में असामी कोयानागी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अब सीन सीधा उस अनजान हैकर की तरफ आता है जो कि असामी के सोशल बुक का पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर की मीटिंग को देख पाते हैं। यहाँ पर इन्हें उन 5 विक्टिम में से एक लड़की का पता चल गया था और इस लड़की का नाम सताको था, जो कि एक कॉल गर्ल थी। इसके बाद बुशुजिमा और रॉकी उस लड़की की मदद से पूछताछ करने जाती हैं। सतोको की मदर बताती है कि 1 महीने पहले ही सतोको ने उसे एक वॉइस मैसेज किया था, जिसमें सतोको ने कहा था कि उसने बैंक में पैसे डलवा दिए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि सताको तो काफी महीने पहले से ही अपनी एजेंसी से गायब हो गई थी। फिर ये वॉइस नोट किसने भेजा था? रॉकी इस वॉइस नोट की जांच करवाने जाता है और ये वॉइस नोट वाकई सतोको की थी। ये सब पता करने के बाद रॉकी ये अंदाजा लगाता है कि जरूर क्रिमिनल ने सतोको की आवाज निकालने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी हैकर को देख पाते हैं जिसे सतोको की मॉम का वॉइस नोट आता है, जिसमें वो कह रही थी कि पुलिस घर आई थी, तुम कहाँ हो सतोको। ये सुनते ही वो हैकर उस फोन को तोड़ देता है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि इसी हैकर ने सतोको को किडनैप करके उसे बहुत बेरहमी से चाकू से स्टैब करके मारा था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर की मीटिंग में रॉकी बताता है कि सतोको की माँ ने उन्हें बिन बताए सतोको के फोन में एक वॉइस मैसेज किया था, जिससे किलर को पता चल गया कि हम सतोको के फोन को ट्रैक करने वाले हैं। इसलिए किलर ने सतोको के फोन को तबाह कर दिया होगा, जिस कारण से हम उस किलर की लोकेशन पता नहीं कर पाए हैं। आगे रॉकी बाकी ऑफिसर्स को ये भी बताता है कि किलर ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा है जो अपने परिवार से दूर दूसरे शहर में रहती हैं, ताकि अगर वो लड़कियां गायब भी हो जाएं तो किलर उनके पेरेंट्स और दोस्तों को गुमराह कर सके। और ऐसा ही सेम किलर ने बाकी विक्टिम्स के साथ भी किया होगा। इसके बाद सीन सीधा असामी और टोमिता पर आता है। इधर टोमिता असामी से उसकी फैमिली से मिलवाने को उसे कहता है, लेकिन असामी गुस्से से चिल्लाकर वहां से चली जाती है। फिर रात को असामी को कोयानागी का मैसेज आता है। कोयानागी बार बार असामी को मैसेज कर रहा था, जिससे असामी परेशान हो चुकी थी। इधर असामी को ये नोटिफिकेशन भी आता है कि उसकी आईडी को किसी दूसरे इंसान ने एक्सेस करा है। तो ये देखकर असामी अपनी आईडी का पासवर्ड बदल देती है।
वहीं दूसरी तरफ वो हैकर दोबारा इस आईडी के पासवर्ड को इजीली हैक कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे असामी कनाको के साथ होती है। यहाँ कनाको को असामी बताती है कि कोयानागी उस पर लाइन मार रहा है, तो कनाको कहती है कि ये तो तोमिता का कलीग है ना, तुम्हें इसे लेकर तोमिता से बात करनी चाहिए। जिसके बाद असामी अपने ऑफिस से तोमिता को कॉल करती है, पर तोमिता फोन नहीं उठाता। तभी असामी को एक अनजान आदमी तोमिता की एक लड़की के साथ फोटो सेंड करता है, जिसे देख असामी को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को इस बारे में तोमिता से पूछती है। तोमिता बताता है कि इस लड़की का नाम चिही होरी है और मैं इसे अपने कॉलेज के टाइम पर ट्यूशन पढ़ाता था। और रही बात इस फोटो की, तो ये हमने एक शादी में क्लिक करवाई थी और उस दिन के बाद से मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला। तोमिता पूछता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? ये तो बस मेरे और चिही होरी के पास थी। तो असामी बताती है कि उसे ये किसी ने मेल किया था और शायद चिही होरी ने ही ये मेल किया है। तो तोमिता कहता है कि उसके पास तुम्हारा मेल कैसे आया? तो असामी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर नेक्स्ट डे सुबह असामी को तोबे का एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें साइबर क्राइम से सतर्क होने के लिए बताया जा रहा था। इसे देख असामी तोबे को मैसेज करती है, जिसके बाद असामी को कोयानागी का मैसेज आता है। इधर असामी तोमिता को देखते हुए कोयानागी को मैसेज करते हुए बताती है कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ और तुम मुझे मैसेज करना बंद कर दो। फिर रात को कनाको असामी को यामाशिता से मिलवाने के लिए ले जाती है, लेकिन इधर तकई भी आया हुआ था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग मिलकर बातें करने लगती हैं। इधर तकई स्पेशली यामाशिता और कनाको के लिए एक टेबल पहले से ही बुक करवा देता है और कनाको यामाशिता के साथ वहां से चली जाती है। उन लोगों के जाते ही तकई असामी पर लाइन मारने लगता है और बताता है कि उसी ने यामाशिता से कहकर कनाको को तुम्हारे साथ आने को कहा था क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। आगे तकई कहता है कि तुम्हें तुम्हारी दोस्त मिनायो तो याद ही होगी, उसके और मेरे आपस में संबंध थे, लेकिन मिनायो ने सुसाइड कर लिया और क्योंकि तुम उसके साथ ही रहती थी तो तुम्हें जरूर पता होगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। ये सुनते ही असामी वहाँ से भाग जाती है। तकई भी उसके पीछे आता है। इधर तकई असामी को जबरदस्ती किस कर देता है और असामी गुस्से से तकई पर चिल्लाकर चली जाती है। फिर रास्ते में असामी को एक अनजान आदमी का कॉल आता है, लेकिन असल में ये तो तोमिता था। तोमिता बताता है कि उसका फोन पूरी तरह से हैक हो गया है और स्क्रीन में बस एक मैसेज शो हो रहा है जिसमें हैकर 24 घंटे के अंदर 30,000 येन की डिमांड कर रहा है और अगर तोमिता ने ये पैसे नहीं दिए तो उसके फोन का अंदर का डाटा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तभी असामी तोबी का नाम लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तोमिता और असामी को एक छोटे से रेस्टोरेंट में देख पाती हैं। यहाँ इनसे मिलने यूरानो आता है। यूरानो बताता है कि तोबे विदेश गया हुआ है इसलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन मैं उसकी जगह पर आया हूँ। यूरानो तोमिता का फोन तुरंत ही ठीक कर देता है। तोमिता पूछता है कि ये मिस्टर तोबे कौन है, तो असामी बताती है कि ये कनाको का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जो कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से है। फोन ठीक हो जाने के बाद तोमिता यूरानो का बहुत शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम असामी को एक सुनसान गली में अकेला घर की तरफ जाता देख पाती हैं। तभी असामी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कोयानागी ने लिखा था कि आज उसने असामी को स्टेशन के पास देखा था और वो दोनों आसपास ही रहती हैं। ये मैसेज देखते ही असामी डर जाती है और आसपास देखने लगती है। हम देख पाते हैं कि कोई इंसान चुपके से असामी का वीडियो बना रहा था। इसके बाद सीन सीधा तोमिता पर आता है जो कि उसी रेस्टोरेंट में शराब पी रहा था। तभी चिही होरी तोमिता के पास आती है और उसे पकड़कर कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन तोमिता को कुछ समझ नहीं आता कि चिही होरी क्या कह रही है और वो यहाँ कैसे आई। दूसरी तरफ असामी एक सेफ प्लेस में पहुंचकर कोयानागी को उसको परेशान न करने का मैसेज करती है, लेकिन तभी कोयानागी उसे तोमिता का एक वीडियो भेजता है जिसमें चिही होरी तोमिता के साथ थी। इसे देख असामी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाती है। सीन वापस से तोमिता पर आता है जो कि चिही होरी का फोन चेक कर रहा था और इसमें वाकई तोमिता ने चिही होरी को आज मिलने को बुलाया था। तोमिता चिही होरी से कहता है कि तुमने बहुत पी ली है और तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ असामी आ जाती है और वो तोमिता के साथ चिही होरी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। तोमिता भी असामी के पीछे भागता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन असामी तोमिता को एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसे कोयानागी का भेजा वीडियो दिखाती है। ये देख तोमिता भी असामी को उसके और तकई का वीडियो दिखाता है जिसमें तकई असामी को किस कर रहा था और इस वीडियो को किसी अनजान आदमी ने तोमिता को भेजा था। तोमिता कहता है कि मुझे भी एक वीडियो आया था बट फिर भी मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक तुम हो जो कि मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर तोमिता वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम रोकी को एक कॉल एजेंसी के मैनेजर से बात करता हुआ देख पाते हैं। इधर वो मैनेजर बताता है कि मेयू मियामोटो नाम की एक लड़की बहुत समय से गायब है, लेकिन उसने मुझे 1 महीने पहले ही लीव का नोटिस भेजा था। रोकी उस मैनेजर से उस लड़की की फोटो मांगते हुए पूछता है क्या मेयू का ऐसा कोई कस्टमर था जो रोज आता था।
तभी एक आदमी रोकी को बताता है कि मियो का एक कस्टमर था जो उससे रोज मिलने आता था और वो बहुत अजीब था। वो आदमी मियो को माँ कहता था और उसके काले लंबे बाल थे। लेकिन एक दिन उस अजीब से आदमी ने मियो को ज्यादा टाइम रुकने को कहा तो मियो ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उस आदमी ने मियो के बाल को काट डाला और अजीब तरह से उन्हें उठाने लगा। इसके बाद रोकी वहाँ की बाकी कॉल गर्ल से पूछताछ करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ बैठी एक लड़की के बाल को देखकर रोकी को इधर एक फ्लैशबैक याद आता है। इसमें रोकी की माँ रोती हुई कह रही थी कि अगर तुम पैदा नहीं होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। रोकी अपनी माँ को पकड़ते हुए उन्हें चुप हो जाने को कहता है। वहीं प्रेजेंट में हम रॉकी को देख पाते हैं जो कि एक कॉल गर्ल को अपनी माँ समझकर चुप हो जाने को कह रहा था। अब सीन सीधा उसी हैकर की तरफ आता है जो कि तकई का सोशल बुक आईडी हैक कर लेता है और इस आईडी में तकई के कुछ ड्राफ्ट्स पड़े थे जिसमें कुछ लड़कियों की एरोटिक फोटोज थी और इन लोगों के साथ तकई रिलेशनशिप में भी रह चुका था। इन फोटोज में मिनाओ नाम की एक लड़की की भी फोटो होती है। मिनाओ की फोटो में वो हैकर नोटिस करता है कि मिनाओ की भी पीठ में उसी जगह पर तिल है जहाँ पर असामी के पीठ में है। ये देख वो हैकर असामी और मिनाओ के बारे में सर्च करने लगता है और तभी उसे एक आर्टिकल से पता चलता है कि मिनाओ और असामी एक ही साथ रहते थे, लेकिन फिर मिनाओ बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गई और उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ तोमिता को पता चल गया था कि कोयानागी असामी को मैसेज करता है, इसलिए वो कोयानागी से बात करने जाता है, लेकिन आज कोयानागी लीव पर था। वहीं असामी को तोमिता के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी असामी को एक अननोन मेल आता है जिसमें लिखा था कि उसके पास असामी की कुछ रिवीलिंग फोटोज हैं और वो इन फोटोज को असामी की सोशल बुक आईडी में डालने वाला है। साथ ही में वो अननोन आदमी असामी को उसकी रिवीलिंग फोटोज भेजता है और असामी को ये फोटोज देखकर याद आता है कि इन फोटोज को तो तोमिता ने क्लिक की थी। तभी असामी का मेल अकाउंट लॉग आउट हो जाता है और जब वो लॉगिन करने की कोशिश करती है तो उसका लॉगिन नहीं हो पाता। इसके बाद असामी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी टाइम असामी को तकई का कॉल आता है जो कि असामी को गुस्से में कहता है कि हमारे बीच जो उस दिन हुआ था वो तुमने अपने सोशल बुक में कैसे डाल दिया, साथ ही में तुमने कैप्शन में बहुत बुरा बुरा मेरे बारे में लिखा है, तुम उन सबको अभी डिलीट करो या फिर मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। असामी तकई को समझाने की कोशिश करती है पर तकई कॉल काट देता है। इसके बाद असामी कनाको को कॉल करती है। कनाको कहती है कि तुमने अपने सोशल बुक में क्या क्या डाल रखा है, उन्हें जल्दी से डिलीट करो। असामी कनाको को बताती है कि उसकी आईडी किसी ने हैक कर ली है। ये सुन कनाको कहती है कि तुम सोशल बुक के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो और अपनी आईडी को हटवा दो। ऐसा कहकर कनाको कॉल काट देती है। तभी असामी नोटिस करती है कि कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है। असामी अपना अम्ब्रेला उठा लेती है, लेकिन फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ असामी थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करती है पर तभी उसका फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है और असामी के फोन में सेम 30,000 येन का मैसेज शो हो रहा होता है जो कि पहले तोमिता को हुआ था। दूसरी तरफ हैकर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि पुलिस को सेकंड विक्टिम के बारे में भी पता चल गया है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि मियो यानी सेकंड विक्टिम को भी इसी हैकर ने मारा था। इधर हमें इस हैकर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जब हैकर छोटा बच्चा था तब वो अपनी माँ से रोते हुए खाना मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर वो उसे पीटने लगती है और इसीलिए ये हैकर जिन लड़कियों के बाल काले और लंबे होते हैं उन्हें अपनी माँ समझकर मारता था। नेक्स्ट सीन में हम असामी को यूनानो के साथ देख पाते हैं। इधर यूनानो असामी का फोन ठीक कर देता है और बताता है कि जैसा कि आपने मुझे बताया था कि तोमिता का फोन 1 महीने पहले कहीं गायब हो गया था, तो मुझे लगता है कि शायद ये फोन एक हैकर के हाथ लग गया है और उसी हैकर ने शायद तोमिता के फोन का पूरा डाटा चोरी कर लिया होगा। साथ ही में उसी ने आप दोनों के फोन को हैक किया है। इसे सुन असामी कहती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। यूरानो कहता है कि इसके 2 रीजंस हो सकती हैं। पहला कि वो हैकर तुमसे पैसे चाहता है और दूसरा कि वो तुम्हें चाहता है। इसे सुन असामी शॉक में रह जाती है। यूरानो आगे कहता है कि वो जल्द ही आईपी एड्रेस की मदद से उस हैकर का पता लगा लेगा। इसके बाद अब सीन सीधा एक घर की तरफ आता है। इधर पुलिस को एक आदमी के सुसाइड करने की खबर मिली थी। इस आदमी का नाम हैरी था। जांच करने से पुलिस वालों को इस आदमी के घर से बहुत सारे फोन्स मिलते हैं जो कि उन्हीं विक्टिम्स के थे जिसे हैकर ने अपना शिकार बनाया था। साथ ही में इधर एक लैपटॉप के अंदर पुलिस को कई सारे विक्टिम्स की फोटोज भी मिलती है। इसे देख ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि जरूर हैरी ही वो हैकर था और उसी ने सबको मारा है। जिसके बाद वापस से सीन असामी पर आता है जिसे यूरानो ने हैकर का एड्रेस बताने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। यहाँ यूरानो असामी से कहता है कि तोमिता कितना लकी है। फिर सीन सीधा दोबारा से रोकी और बुसुजिमा पर आता है जो कि हैरी जहाँ काम करता था वहाँ पूछताछ करने जाती हैं।
यहाँ के स्टाफ से बात करके इन्हें पता चलता है कि हैरी किलर नहीं हो सकता, वो तो एक आम आदमी था। जिसके बाद रॉकी और पूशुजीमा जब हैरी का लॉकर चेक करती हैं तो इन्हें इस लॉकर में कई सारी लड़की की फोटोज मिलती हैं, लेकिन इस लड़की के बाल सुनहरे और छोटी थी। इसी देख रॉकी को समझ आ जाता है कि हैरी वो किलर नहीं है और उसे किसी ने फंसाया है। अब सीन वापस से उरानो पर आता है, जो कि असामी को उसका पुराना पासवर्ड बताता है। ये सुन असामी चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है और अब यूरानो के एक्सप्रेशन बदल जाती हैं। तभी असामी को चक्कर आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। हमें पता चलता है कि जो ड्रिंक असामी पी रही थी असल में उसमें यूरानो ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। दूसरी तरफ रॉकी, जो लैपटॉप उसे हैरी के घर से मिला था, वो उससे हैकर की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा होता है। अब सीन यूरानो के घर की तरफ आता है। इधर यूरानो ने असामी को वही कपड़े पहना रखे थे जो वो अपने विक्टिम्स को पहनाया करता था। यूरानो ने असामी के पैर और हाथ भी बांध दिए थे। इधर हमें पता चलता है कि यूरानो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। साथ ही में उसी ने उन सारी लड़कियों को मारा था और उस दिन तोमिता का फोन भी टैक्सी के अंदर यूरानो को ही मिला था और वही तोमिता और असामी के फोन को हैक करके दोनों को परेशान कर रहा था। यूरानो असामी से कहता है कि वो भी अब बाकियों की तरह मरने वाली है। इसे सुन असामी डर जाती है और अब वो अपने फोन को वॉइस कमांड से तोमिता को कॉल करने को कहती है, लेकिन यूरानो असामी के फोन को बंद कर देता है और असामी के हाथ में एक कट लगाकर पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ तोमिता कोयानागी को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम असामी को सोशल बुक में मैसेज करते थे और उसे परेशान करती थी, लेकिन कोयानागी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर कोयानागी तोमिता को अपनी सोशल बुक की आईडी दिखाता है, जिसमें कोयानागी की 2 आईडी थी और इसमें से एक उसकी फेक आईडी थी। कोयानागी कहता है कि जरूर इसी फेक आईडी वाले ने शायद असामी को मैसेज किया होगा। जिसके बाद तोमिता अपने फोन में असामी का मिस कॉल देखता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन असामी इस बार कॉल नहीं उठाती। इसके बाद तोमिता को कुछ समझ नहीं आता कि वो असामी को कैसे कांटेक्ट करे और वो असामी को ढूंढने के लिए अपने ऑफिस निकल जाता है। अब वापस इस सीन यूरानो पर आता है, जो कि असामी को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए निकल गया था। वहीं रॉकी हैरी के लैपटॉप को यूज करके लास्ट टाइम हैकर किस जगह पर एक्टिव था उस जगह का लोकेशन निकाल लेता है और ये उसी जगह का लोकेशन था जहाँ यूरानो ने असामी को मिलने के लिए बुलाया था। और अब ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर सीसीटीवी में यूरानो और असामी को देखते हैं। यहाँ रॉकी असामी के काले और लंबे बाल को देख ये जान जाता है कि यूरानो ही वो हैकर है। इधर सीसीटीवी में यूरानो की गाड़ी का नंबर इन्हें दिखता है, जिसके बाद ये लोग उसकी गाड़ी का नंबर निकलवा लेते हैं। वहीं अब सीन वापस से असामी पर आता है, जो कि खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के अंदर आने की आवाज आती है और उसे लगता है कि यूरानो अब वापस आ गया है, लेकिन ये तो तोमिता था। तोमिता जल्दी से असामी के हाथ को खोलता है और बताता है कि तुम्हें याद तो होगा ही कि मैंने उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे फोन के अंदर ट्रैकिंग ऐप डाला था और उसी में चेक करने से मुझे पता चला कि तुम सुजुओका के थीम पार्क में हो, जिसे देख मुझे थोड़ा सा शक हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गया। यहाँ असामी कहती है कि जिसने मुझे किडनैप किया है वो यूरानो ही है और वो पागल है। साथ ही में तोबे भी यूरानो की फेक आईडी थी। ये सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ जब रॉकी को पता चलता है कि वो लोग शिजुका जा रहे हैं तो रॉकी कोयानागी को थीम पार्क की तरफ गाड़ी ले जाने को कहता है। इसके बाद हम वापस से असामी और तोमिता को देख पाते हैं। ये दोनों थीम पार्क से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ यूरानो आ जाता है और वो तोमिता के पैर पर एक लोहे से वार करता है और तोमिता इससे घायल हो जाता है। यूरानो बताता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर यहाँ आओगे। असल में मैंने असामी के फोन में उस ट्रैकिंग ऐप को देख लिया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस असामी से तुम प्यार करती हो उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा राज है जो कि वो तुमसे छिपाने की कोशिश कर रही है। यूरानो असामी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम वो राज खुद तोमिता को बताओगी या फिर मैं बता दूं? तो अब असामी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सच रिवील करती है। असामी कहती है कि असल में वो असामी नहीं बल्कि मिनायो है और असामी तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि असामी और मिनायो एक साथ ही रहा करती थी और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मिनायो को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, वहीं असामी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने लगी थी। एक दिन रास्ते में मिनायो की मुलाकात तकई से हुई, जिसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन तकई मिनायो के साथ टाइम पास कर रहा था इसलिए उसने मिनायो को छोड़ दिया।
लेकिन इसी बीच मिनायो को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर मिनायो इस बच्ची को जन्म नहीं दे सकती थी, इसीलिए मिनायो असामी की मदद से अपना अबॉर्शन करवा लेती है। फिर कुछ टाइम बाद मिनायो को पता चलता है कि असामी ट्रेडिंग के कारण बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गई है और उसने ट्रेडिंग के लिए मिनायो की आईडी का यूज किया था, जिस कारण से लेनदार मिनायो के घर और ऑफिस में पैसे लेने आने लगे और इसी कारण से मिनायो को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन एक दिन खाना खाते समय मिनायो के सब्र का बांध टूट जाता है और वो असामी पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह मिनायो उठती है तब उसे असामी का कॉल आता है, जिसमें असामी मिनायो से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसी के कारण मिनायो की ऐसी हालत हुई है और क्योंकि मिनायो की आईडी से उसने इतना बड़ा लोन लिया था, इसलिए मिनायो की जगह वो मरने जा रही है। ये सुनते ही मिनायो असामी के रूम में जाती है और इधर मिनायो को असामी के बाल नीचे पड़े मिलते हैं, जिसके बाद मिनायो सीधा रेलवे ट्रैक की तरफ जाती है और इधर वो असामी को दिखती है जिसने मिनायो जैसे कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल भी ठीक मिनायो जैसे थे। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है और इधर असामी मर जाती है। असामी के मरने के बाद मिनायो असामी के कहने पर उसकी आइडेंटिटी ले लेती है और फिर जब पुलिस वाले असामी की बॉडी लेकर मिनायो के पास आती हैं तब मिनायो कहती है कि यही मिनायो है और क्योंकि असामी का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था इसलिए पुलिस वाले मिनायो का यकीन कर लेती हैं और फिर मिनायो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पूरी तरह से असामी बन जाती है। प्रेजेंट में तोमिता ये सब सुन शॉक में रह जाता है और अब यूरानो तोमिता को मारने लगता है। तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है और अब इधर यूरानो असामी को होस्टेज बना लेता है, लेकिन इधर रॉकी यूरानो से कहता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम कभी पैदा ना हो। ये सुनते ही यूरानो रॉकी पर हमला करने लगता है, पर तभी बाकी पुलिस ऑफिसर आकर यूरानो को पकड़ लेती हैं और इधर अब एम्बुलेंस भी आ जाती है। यहाँ पर बुसुजीमा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यूरानो इधर ही है, तो रॉकी कहता है कि उसने बस ये अंदाजा लगाया था। पर तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि रॉकी की मॉम उसे यहाँ लेकर आती थी और क्योंकि रॉकी का भी बचपन यूरानो जैसा गुजरा था तो इसीलिए उसे पता चल गया था कि यूरानो इस टाइम पर कहाँ होगा। इसके बाद अब सीन सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आता है और इधर यूरानो से पूछताछ की जा रही होती है। तभी यूरानो को पता चलता है कि रॉकी ने थीम पार्क में यूरानो को ये क्यों बोला था कि उसकी माँ उसे पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रॉकी और यूरानो का बचपन सेम ही था। जिसके बाद हम तोमिता को देख पाते हैं जिससे हॉस्पिटल में मिलने रॉकी आता है। तोमिता रॉकी से कहता है कि शायद अब असामी तोमिता को देखना नहीं चाहती होगी, तो रॉकी तोमिता को असामी का फोन देकर बताता है कि इसे हमने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर असामी से लिया था और इसमें सिर्फ तुम्हारी ही फोटोज भरी हुई थी। इसे देखकर मुझे पता चला कि असामी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब कुछ दिनों बाद हम असामी और तोमिता को वापस से प्लानिटेरियम में देख पाती हैं और इधर असामी तोमिता के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वहां से ये दोनों चले जाती हैं। वहीं प्लानिटेरियम में हम दो और कपल्स को देख पाती हैं और वो लोग भी यहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन तभी हमें उनकी सीट के नीचे एक फोन दिखाई देता है जो कि शायद उन्हीं में से एक कपल का था। इस फोन को दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। बेसिकली इस मूवी में हमें ये सीख दी गई है कि हमें हमारी फोटोज या फिर पर्सनल डिटेल्स किसी अनजान आदमी या फिर ऑनलाइन इंसान को नहीं देनी चाहिए। साथ ही में हमें हमारे फोन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे फोन में आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कोई भी आदमी हमारे कैरेक्टर्स और हमारी पर्सनल डिटेल पता कर सकता है और वो हमारे जाने वालों के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको अपने फोन और अपना ध्यान रखना चाहिए और किसी भी अनजान लिंक पर या फिर किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इससे आपकी पूरी प्राइवेसी और डाटा खतरे में पड़ सकता है। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।